इस समय मैदान पर अर्पित के अटैक से लुकास पूरा का पूरा सन्न रह गया। जबड़े और छाती में असहनीय दर्द उठा, फिर भी उसने सिर झटका और कराहते हुए धीरे धीरे जमीन से उठकर खड़ा हो गया। अंडरग्राउंड बॉक्सिंग में उतरने वालों में इतना दमखम तो होता ही है। लुकास के दोबारा खड़े होते ही स्टैंड में बैठे लोग खुशी से उछल पड़े और शोर मच गया कि मैच कितना रोमांचक हो गया है। लुकास गुस्से से लाल होकर अर्पित को घूरते हुए दहाड़ा, अरे बदमाश, मैं अभी फोकस में नहीं था, इसीलिए तेरी चाल में फंस गया। अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, लुकास पागल जानवर की तरह अर्पित पर टूट पड़ा। उसके भारी भरकम पैर क्लैंग 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 की आवाज के साथ जमीन पर पड़े और जो जगह पहले से फटी हुई थीं, वो भी पूरी तरह चूर चूर हो गईं। लेकिन अर्पित का चेहरा शांत ही रहा और लुकास का जरा भी खौफ उसके चेहरे पर नहीं दिखा। लुकास के पास आते ही अर्पित ने अपना बायां पैर जमीन पर पटका और तेज तलवार की तरह आगे झपट गया। लुकास नजदीक आया तो उसने अपनी विशाल मुट्ठी उठाकर अर्पित के सिर पर भरपूर वार किया, मगर अर्पित ने सिर एक तरफ झुका लिया और मुक्का खाली चला गया। विस्फोट! अगले ही पल अर्पित ने झट से अपना दाहिना पैर उठाया और घुटना आगे ठेलते हुए लुकास के कमर के निचले हिस्से में जोर से दे मारा। आऊ! लुकास दर्द से चीख पड़ा क्योंकि वार सीधा उसके सबसे संवेदनशील हिस्से पर पड़ा था। उसने रिफ्लेक्स में दोनों हाथ नीचे ले जाकर खुद को ढकने की कोशिश की, शरीर अपने आप झुक गया और उसी वक्त अर्पित ने दाहिना पैर जमीन पर पटका और हवा में ऊंची छलांग लगा दी। पलक झपकते ही अर्पित के पैर लुकास के कंधों पर टिक गए और लुकास का सिर अर्पित के पैरों के बीच फंस गया। अरे, नीचे उतर, बदमाश! लुकास बेतहाशा चिल्लाया, शरीर झटकने लगा, अर्पित को दूर फेंकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अर्पित की आंखों में बेरहम चमक थी। भाड़ में जा! अर्पित दहाड़ा, कमर और पेट में जोर लगाकर, और जिन पैरों से उसने लुकास का सिर जकड़ा था, उन्हें झटके से मरोड़ दिया। क्लिक! एकदम साफ आवाज, गर्दन टूटने की आवाज गूंजी और लुकास अविश्वास से बस घूरता रह गया। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे ढह गया। लुकास के जमीन पर गिरते ही अर्पित भी फुर्ती से अलग होकर नीचे उतर गया। पल भर में पूरा हॉल फिर से जयकारों से गूंज उठा। किसी को यकीन नहीं था कि अर्पित लुकास को हरा देगा, मगर अर्पित के परफॉर्मेंस ने सबको हिला दिया था। इस समय बॉक्सिंग स्टेडियम की दूसरी मंजिल पर बने उस गुप्त बॉक्स में अद्वैत भंडारी ने जैसे ही देखा कि लुकास मर गया है, वो इतना भड़क गया कि मेज पर रखी बोतलें और कप उठाकर तोड़ते हुए जमीन पर पटक दिए। धिक्कार है! ये लोग कौन हैं? ये इतने पावरफुल क्यों हैं? अद्वैत भंडारी गुस्से से दहाड़ा। भाई अद्वैत, आज रात 4 लोग हंगामा करने आए हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो कौन है। हाँ, और जितना हमें पता है उनमें से 3 ने मूव किया, जबकि एक नीचे बैठकर मैच बिना इंटरफेयर किए देख रहा था। उसके पास खड़े आदमी ने अदब से कहा, कुल 4 लोग हैं। हाँ हाँ, अद्वैत भंडारी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, ये चारों चाहे जो भी हों, आज रात इन्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दे सकते। एजी, तुम तुरंत ओजेव, नील, विक्टर और अर्नो को रिंग पर जाने के लिए बोलो और ये पक्का करना कि ये चारों मिलकर उन 4 लोगों को मार डाले जो उपद्रव करने आए हैं। क्या? उस आदमी के चेहरे पर हैरानी थी। उसने कहा, भाई अद्वैत, ओजेव और बाकी 3 हमारे बॉक्सिंग रिंग के माहिर फाइटर हैं। मेरे हिसाब से इनमें से सिर्फ एक भी आ जाए तो सामने वाले सब ढेर हो जाएंगे। नहीं, अद्वैत भंडारी ने सिर हिलाकर कहा, ओजेव और बाकी 3 को मैदान में उतरना ही होगा। उनसे कहो हर हाल में उन चारों को मार गिराए। जी हां भाई अद्वैत, वो आदमी सिर हिलाकर फौरन इंतजाम करने भाग गया। अद्वैत भंडारी वंश की तरफ घूरता रहा, मुट्ठियां भींचकर ठंडे स्वर में बोला, तुम चाहे जो भी हो, आज रात इस मुक्केबाजी के अखाड़े से कोई भी जिंदा नहीं निकलेगा। जैसे ही अर्पित रिंग से नीचे उतरने ही वाला था, रिंग मास्टर ने अचानक अगले मुक्केबाजों का परिचय देना शुरू कर दिया। जो शोर शराबा था वो धीरे धीरे दबने लगा और सब पहले एंट्री गेट की तरफ देखने लगे। फिर गलियारे से एक व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकला, करीब 6.5 फीट से भी लंबा, पूरे शरीर पर उभरी हुई मांसपेशियां, काली त्वचा, छाती पर बाल और मुंह के कोनों पर नुकीले दांत झलकते हुए। जो माहौल अभी तक शांत हुआ था वो फिर से उन्माद में बदल गया और बहुत से लोग हैरानी से चिल्ला उठे, हे भगवान, क्या वो दिग्गज मुक्केबाज ओजेव नहीं है? ये आदमी इंसान नहीं है, ये तो राक्षस है। मैं सोच भी नहीं सकता अगला मैच कैसा होगा। ओजेव इन तीनों हमलावरों को बुरी तरह रौंद देगा। दर्शक पागलों की तरह चीयर करने लगे। मेजबान ने जोश में घोषणा की, अब मंच पर आ रहे हैं हमारे 4 धुरंधरों में से एक ओजेव।
उसके पास अपार ताकत और असाधारण सामर्थ्य था। एक हाथ से काले भालू की खोपड़ी तोड़ देना और दोनों हाथों से कृपाण दांत वाले बाघ को चीर देना उसके लिए बच्चों का खेल था। जैसे ही मेजबान का परिचय खत्म हुआ, पीछे से विक्टर नाम का एक विशालकाय गोरा आदमी भी बाहर आ गया। ये गोरा दैत्य भी करीब 6.5 फीट का था और उसकी मांसपेशियां भी उतनी ही नपी तुली थीं। बस ओजेव के मुकाबले वो थोड़ा ज्यादा इंसानी लगता था। विक्टर के बाद अर्नोल्ड निकला, मीडियम कदकाठी, पूरा शरीर सख्त मांसपेशियों से भरा, हाथों पैरों पर सफेद पट्टियां बंधी हुई और आंखों में उग्र तीखी चमक लिए एक मुआय थाई एक्सपर्ट। उसके बाद चौथा आदमी बाहर आया, मिडिल एज, काले रंग की नेहरू जैकेट पहने हुए, छोटे छोटे कटे बाल और कंटी पर सफेदी झलकती हुई। ये आदमी हालांकि करीब 6 फीट से थोड़ा कम था और बहुत ज्यादा मांसल भी नहीं दिखता था, पर देखने में बेहद साधारण लगता था। लेकिन जिन्होंने उसे लड़ते देखा है वही जानते हैं कि ये मिडिल एज आदमी जब रिंग में उतरता है तो बेहद उग्र होता है और जितना दिखता है उतना साधारण बिल्कुल नहीं। ये भारतीय फाइटर कोई और नहीं, टॉप 4 मुक्केबाजों में से एक नील था। जब ये चारों दिग्गज फाइटर साथ रिंग में उतरे तो माहौल एकदम पीक पर पहुंच गया। उसी पल ओजेव आगे बढ़ा और रिंग में कूद गया और मंच पर आते ही उसने उग्र चेहरा बनाकर अर्पित को घूर लिया। तुम बदमाश, क्या तुमने लुकास को मार डाला? ओजेव ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं ही हूं। अर्पित ने ओजेव की आंखों में आंखें डाल दी। उसकी मांसपेशियां तन गईं और उसकी सतर्कता एकदम टॉप पर पहुंच गई। भले ही दोनों की लड़ाई अभी हुई नहीं थी, फिर भी वो ओजेव से निकलता हुआ खूंखार और हिंसक दबाव साफ महसूस कर पा रहा था। ये विदेशी आदमी बहुत स्ट्रांग है, पहले वाले लुकास से कई गुना ज्यादा। अर्पित का जवाब सुनकर ओजेव हंसा और बोला, अच्छा, बहुत अच्छा, अब मैं एक ही मुक्के में तेरा सिर फोड़ दूंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, ओजेव का शरीर हिला। उसकी जरा सी हरकत से पूरा स्टेडियम तक कांपने लगे। ऐसा लगता था, तू बदमाश, मर जा। एक जोरदार चीख के साथ ओजेव सीधा अर्पित पर टूट पड़ा। उसकी स्पीड चौंकाने वाली थी। अगले ही पल ओजेव ने बिना झिझक अर्पित पर एक विशाल मुक्का बरसा दिया, किसी बड़े बर्तन जितना। धमाका! एक भारी गर्जना गूंज गई। अर्पित के चेहरे के भाव बदल गए और उसने तुरंत अपनी मुट्ठी उठाकर सामने से टक्कर ली। पलक झपकते ही दोनों के मुक्के आपस में भिड़ गए। टकराना! मुक्के भिड़ते ही अर्पित को ऐसा झटका लगा जैसे बिजली दौड़ गई हो। मेरी और इस विदेशी की ताकत में फर्क बहुत ही विशाल है। ओजेव की मुट्ठी से एक भयंकर ताकत निकली जिसने अर्पित को सीधा पीछे धकेल दिया। छी! एक तेज खरोंच जैसी आवाज आई। अर्पित के पैर जमीन में धंस गए और उसका शरीर करीब 33 फीट पीछे फिसलता चला गया। तब जाकर वो अखाड़े के किनारे के पास रुका। सफेद संगमरमर के फर्श पर अर्पित के जूतों के 2 काले निशान साफ दिख गए। ओजेव का ये अचानक किया गया मूव जैसे रिंग में बम गिरा हो और पल भर में पूरे अखाड़े में आग लग गई हो। हे भगवान, क्या खतरनाक एंट्री थी! इसमें कोई शक नहीं, ये ओजेव नाम का शैतान है। ये तो गजब है। अब देखना है क्या वो 3 लोग इन 4 बॉक्सिंग चैंपियनों को हरा भी पाएंगे। शानदार, बिल्कुल शानदार। लगता है आज आना सच में वर्थ इट रहा। उस एक एक्सचेंज के बाद अर्पित को लगा उसकी पूरी दाहिनी बांह कांप रही है, दर्द से भरी। और सुन भी, अगर मैंने अपनी अंदरूनी ताकत से बचाव नहीं किया होता तो शायद मेरी पूरी बांह उड़ ही जाती। इसी पल ओजेव ने हूं कहा और अर्पित को अजीब नजर से देखकर बोला, इसमें कोई हैरानी नहीं कि तू लुकास को मार पाया। लगता है तुझमें आखिर कुछ ताकत तो है, लेकिन मेरी ताकत के आगे तू मेरी नजर में धूल के कण से भी बदतर है। तुझे मारने में 3 पन से ज्यादा नहीं लगेंगे। ये शब्द निकलते ही एक तेज हवा सी काटती हुई आवाज हुई और ओजेव फिर से अर्पित पर दौड़ पड़ा। ओजेव भले ही भारी था, लेकिन वो तेज था। पलक झपकते ही वो फिर अर्पित के करीब आ गया। मरना! ओजेव दहाड़ा और अपनी मुट्ठी घुमाकर फिर से अर्पित के सिर पर निशाना साधा। अर्पित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जवाब देने के लिए मुट्ठी उठाने ही वाला था कि अचानक उसे आसपास की हवा में कंपन सा महसूस हुआ। अचानक वंश अखाड़े के नीचे से उछलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। यहां से हट जा! वंश ने ओजेव को घूरते हुए ठंडी चीख निकाली। उसकी दाहिनी बांह की मांसपेशियां फूल गईं और भयंकर ताकत उमड़ पड़ी। जैसे ही उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाकर ओजेव की मुट्ठी को सीधा रोक लिया। टकराना! सिर्फ एक मुक्के में ही ओजेव पीछे लड़खड़ाने पर मजबूर हो गया। करीब 20-23 फीट पीछे हटकर जाकर वो रुका। अर्पित, जा और आराम कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। वंश ने पलटकर अर्पित से कहा। भाई वंश, मुझे भी आपके साथ लड़ने दीजिए। अर्पित आगे बढ़ा और आदर से वंश को संबोधित किया। वंश ने उसकी तरफ देखा।
आंखों में जो जिद और हिम्मत थी, उसे देखकर उसने सिर हिलाया और कहा, अभी सिर्फ तेरे आमने सामने की फाइटिंग स्किल से तू इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं नहीं चाहता मेरे भाइयों को चोट लगे। बोलते बोलते वंश ने अपनी कमीज उतारकर अर्पित के घायल हिस्से पर रख दी और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अर्पित, इसे पकड़े रहना। डर है कि खून के छींटे इस पर पड़कर इसे गंदा कर देंगे। इतना कहकर वंश मुड़ा और अखाड़े में खड़े चारों की तरफ चल पड़ा। अर्पित ने कपड़ा थामे थामे एक अजीब सी भावुकता महसूस की। अभी सिर्फ तेरे आमने सामने की फाइटिंग स्किल से तू इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं नहीं चाहता मेरे भाइयों को चोट लगे। इतना सीधा वाक्य और फिर भी वंश के दिल में कितना अपनापन भरा था। ऐसा बड़ा भाई मिले तो जिंदगी में और क्या चाहिए। अर्पित की आंखें लाल हो गईं और उसने मुट्ठियां कस लीं। उसने मन ही मन कसम खाई कि इस लड़ाई के बाद वो दुगनी मेहनत से ट्रेनिंग करेगा ताकि अगली बार वो वंश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सके। इसके बाद अर्पित मंच से कूदकर नीचे उतर गया। जब वंश काली कैजुअल पैंट और काली स्ट्रेचेबल जैकेट में मंच पर आया तो उसका जोरदार रिस्पॉन्स हुआ। खासकर अमीर महिलाएं और जवान लड़कियां, वो तो लगभग पागल हो गईं। इतना आकर्षक लड़का ऐसे बॉक्सिंग मैच में कैसे उतर सकता है? क्या ये किसी खूबसूरत चीज की बर्बादी नहीं है? निस्संदेह वंश उसी टाइप का लड़का था जो इन अमीर महिलाओं को पसंद आता है। हैंडसम, आकर्षक और अंदर से गहरा, रहस्यमय सा। ऐसे लड़के का साथ उनके आत्मसम्मान को भी अलग ही फीलिंग देता। अरे हैंडसम, ये वाली फाइट तुम्हारे लिए नहीं है। साइड में हट जाओ और अब से मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो, ठीक है? अरे तुम औरत, यही वो हैंडसम लड़का है जिस पर मेरी नज़र है। अगर तुमने उसे मुझसे छीनने की हिम्मत की तो यकीन मानो मैं पलक झपकते ही लोगों को भेजकर तुम्हें बहुत बुरा सबक सिखवा दूंगी। हे, क्या तुम्हें लगता है मैं अभी तुम्हारे पियोनी ग्रुप को दिवालिया नहीं कर सकती? वंश के आने से लड़ाई शुरू होने से पहले ही कुलीन महिलाएं आपस में बहस करने लगीं, लड़ने लगी। बाल खींचने से लेकर कपड़े फाड़ने तक हर तरह के हथकंडे चलने लगे। कपड़े फटते ही उनकी सुगठित, गोरी और कोमल त्वचा झलक गई और वहां मौजूद कई मर्दों के मुंह में पानी आ गया। ये महिलाएं कुछ कंपनियों की सीईओ या कुछ संगठनों की टॉप लीडर हैं। आमतौर पर बड़ी गरिमापूर्ण और शालीन दिखती हैं, लेकिन यहीं वो अपना असली रंग दिखाती हैं। वंश ने स्टैंड में हो रही इस तमाशेबाजी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने शांत निगाह से ओजेव और बाकी थ्री को देखा, आंखें किसी पुरानी आनी शांत झील जैसी। उसने उन्हें ऐसे देखा जैसे सामने कोई महान राजा खड़े हों, और फिर भी इसकी आंखों में तिरस्कार भरा था। मानो सामने खड़े ये 4 चैंपियन नहीं, बस 4 चींटियां हों। आप 4 में से एक-एक करके आओगे या 7? वंश ने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा। वैसे मेरी सलाह है आप 4 के 4 साथ आओ। ऐसे में शायद आपकी मौत थोड़ी स्लो होगी। वंश की बात सुनकर ओजेव और उसके 3 साथी तुरंत भड़क गए। ऐसा पहली बार था कि किसी ने उन्हें यूं उकसाया हो। अरे बदमाश, तेरी हिम्मत तो देखो। अब देखते हैं तेरी बातें तेरी काबिलियत से मैच करती हैं या नहीं। गुस्सैल मुआय थाई एक्सपर्ट अर्नो दहाड़ा और सीधा वंश की तरफ दौड़ पड़ा। वूश, एक तेज आवाज के साथ अर्नो वंश के सामने पहुंच गया। उसने मुक्के घुमाए और मुआय थाई स्टाइल में कॉम्बिनेशन की बरसात कर दी। जैब, स्ट्रेट पंच, अपरकट, फ्लैट हुक, बूम 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 बूम। वो ओजेव और बाकी की तरह शारीरिक तौर पर इतना भारी नहीं था, मगर उसके मुक्कों में भी जबरदस्त ताकत थी, कम से कम 1000 पाउंड के बराबर। भूखे भेड़िए की दहाड़ जैसी उसकी मुट्ठियां गरजती रहीं, चमकती रहीं, मानो वंश को टुकड़े टुकड़े कर देंगी। लेकिन वंश अपनी गश शांत खड़ा रहा और अर्नो के हर अटैक को आसानी से रोकता गया, चाहे वो कितना भी तेज क्यों न हो। लगातार कई पंचों के बाद अर्नोल्ड के चेहरे के भाव बदल गए। उसने 1 दशक से भी ज्यादा वक्त मुआय थाई की ट्रेनिंग में लगाया है और वो इस फील्ड का टॉप एक्सपर्ट है। अनगिनत उस्ताद उसके हाथों ढेर हो चुके हैं, मगर उसके सामने खड़ा ये भारतीय आदमी उसे ये एहसास दिला रहा था कि वो उसे पढ़ ही नहीं पा रहा। बकवास। जब अर्नोल्ड ने देखा कि उसके पंच बेसर हैं, तो उसने तुरंत अपनी घातक कोहनी के वार निकाल दिए। स्वीपिंग एल्बो, लिफ्टिंग एल्बो, डायगोनल एल्बो, चॉपिंग एल्बो, स्मैशिंग एल्बो। अर्नोल्ड का हर वार जानलेवा था। एक बार लग जाए तो हड्डियां चूर चूर हो जाएं। लेकिन वंश ने बस हाथ उठाया और अर्नो का हमला ऐसे ही निष्प्रभावी हो गया। ये नामुमकिन है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ी, अर्नोल्ड की घबराहट बढ़ती गई। जो शुरुआत का कॉन्फिडेंस था, वो अब ठंडे पसीने में बदल चुका था। लगता है तुम्हारी ताकत एवरेज है। वंश ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा।
इतना कहकर वंश का दाहिना हाथ सीधा अर्नो की तरफ बढ़ा। वंश की मूवमेंट इतनी धीमी थी कि नंगी आंखों से साफ दिख रही थी। फिर भी उसी धीमी चाल को देखकर अर्नो पर ऐसा दबाव पड़ा कि उसकी सांसें तक भारी होने लगीं। वो मुआय थाई का उस्ताद है और मुआय थाई बेहद ताकतवर, बेहद क्रूर खेल है। अगर सामने वाला उससे सीधे भिड़ता तो अर्नो को फायदा होता, मगर वंश की ये धीमी चाल उसके लिए ही डर बन गई थी। हाँ, अर्नो चिल्लाया और अटैक की दिशा बदलने की तैयारी करने लगा। लेकिन जिस पल वो रुका, वंश का हाथ अचानक तेज हो गया। उसकी मूवमेंट को फॉलो करते हुए एक कदम आगे बढ़ा और सीधे अर्नो की गर्दन पकड़ ली। उफ! अर्नो चौंक गया और लगभग उसी वक्त उसने वंश की बांह हटाने के लिए ब्लॉकिंग मूव करने की कोशिश की। मगर जैसे ही अर्नो का हाथ वंश की बांह पर लगा, वो दहल गया। वंश का हाथ तो सबसे कठोर धातु जैसा था। उसकी पूरी ताकत से धक्का लगने के बावजूद वो टस से मस नहीं हुआ। अर्नोल्ड को निराशा भी हुई और डर भी। उसने सोचा था कि वो सामने खड़े भारतीय आदमी को आसानी से मार देगा, मगर अब उसे समझ आ रहा था कि वो कितना गलत था। उस आदमी और उसके बीच की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन अगले ही पल उसके पास सोचने का वक्त ही नहीं बचा। दरार, एकदम साफ आवाज। वंश ने अर्नो को सोचने का मौका नहीं दिया। एक झटके में उसने उसकी गर्दन तोड़ दी। आखिरी चीख निकलने से पहले ही अर्नो की सांसें टूट चुकी थीं। बिना एक शब्द बोले वंश ने अर्नो को, जिसकी आंखें डर से फटी रह गई थी, ऐसे उछालकर फेंक दिया जैसे वो कोई मरा हुआ कुत्ता हो। आधे मिनट से भी कम में दिग्गज मुक्केबाज अर्नोल्ड वंश के हाथों मारा जा चुका था। सीधा साफ, बेरहम, पूरा कमरा सन्न हो गया। अर्नोल्ड एक बेहद टैलेंटेड मुआय थाई फाइटर है और इस अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग का माहिर फाइटर है। फिर भी इतने पावरफुल एक्सपर्ट को इतनी आसानी से मार दिया गया। हे भगवान, ये युवक कौन है? इसके पास इतनी खतरनाक युद्ध क्षमता आखिर आई कहां से? स्टैंड में बैठी महिलाएं तो हैरानी से पहले ही अवाक थीं। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वंश जैसा हैंडसम लड़का, जो बहुत चौड़ा, न बहुत लंबा, न बहुत मांसल दिखता, अगर रिंग में उतरेगा तो वो खुद मौत को बुला रहा है। लेकिन अब उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि इस दुबले से शरीर के अंदर कोई शैतान बैठा है, वरना इतनी अपार ताकत की वजह और क्या हो सकती है? कुछ पलों की खामोशी के बाद अचानक पूरा हॉल फट पड़ा। इस समय हर कोई, मर्द हो या औरत, पूरी तरह एक्साइटेड था और चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि खेल कितना धांसू हो गया है। दर्शकों में अजय चौधरी ने बेबसी से मुस्कुराकर कहा, भाई, वंश की ताकत वाकई असाधारण है। अगर मेरा सामना उस मुआय थाई एक्सपर्ट से हो जाए तो जीतना सच में बहुत मुश्किल होगा। कौन कहता है नहीं? लगता है हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अर्पित ने भी आह भरी। हे, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नॉर्मल है। वंश बहुत ताकतवर है और वंश ही वो इंसान है जिसकी मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं। कुंदन बुदबुदाया। इधर सामने ओजेव, विक्टर और नील भी वंश की ताकत देखकर दंग रह गए। उनके चेहरे गंभीर हो गए क्योंकि वंश की ताकत उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा निकली थी। ओजेव, नील, ये लड़का थोड़ा अजीब है। लगता है हमें साथ जाना पड़ेगा। विक्टर ने भौहें चढ़ाकर कहा। ठीक है, साथ चलते हैं। नील ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन ओजेव ने तिरस्कार से हंसकर कहा, तुम लोग उस बच्चे को बहुत सिर पर चढ़ा रहे हो, है ना? क्या एक भारतीय बच्चे से निपटने के लिए भी टीम अप जरूरी है? हे, मैं ओजेव उसे अकेला ही हरा सकता हूं। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं। फक फक करना, विक्टर ने नाक सिकोड़कर कहा। तो फिर ये तुम्हारे भरोसे है नील? चलो अच्छा। इतना कहकर विक्टर और नील साथ साथ वंश की तरफ दौड़ पड़े। हे शाबाश। वंश ने हल्की मुस्कान दी और पलक झपकते ही वो नील के सामने पहुंच गया। उसने पहले प्राचीन मार्शल आर्ट गुरु नील को हटाने का मन बनाया था। वंश को आते देख विक्टर ने मांसपेशियां कस लीं और वंश पर वार करने के लिए अपनी विशाल मुट्ठी उठा ली। विक्टर की ट्रेनिंग प्रामाणिक कॉम्बैट टेक्निक की थी। हर चाल जानलेवा, सीधी, सिंपल, बिना फालतू रुकावट के। धमाका। ये मुक्का बहुत पावरफुल था। अगर लग जाता तो अंदरूनी चोटें तय थीं। मगर वंश ने बस शरीर हल्का सा घुमाया और मुक्का हवा चीरता निकल गया। फिर वंश ने अपनी मुट्ठी घुमाई और नील की तरफ पूरा जोर लगाकर ठोक दी। नील ने व्यंग्य किया। उसका शरीर झट से बाईं तरफ मुड़ा और एक ही कदम में उसने वंश के पंच को ऐसे चकमा दे दिया जैसे वो कोई भूत हो। अगले ही पल नील दहाड़ा। आफ्टरइमेज फिस्ट। बूम 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 बूम। पलक झपकते ही नील की मुट्ठियां नाचती हुई दिखीं और उनकी स्पीड लगातार बढ़ती गई, इतनी तेज कि बस मुट्ठियों की धुंधली सी परछाई नजर आती। पंचों की बौछार, जैसे एक विशाल जाल हर तरफ से वंश पर टूट पड़ी। आफ्टरइमेज फिस्ट। हे,
वंश मुस्कुराया, तेरी उस घटिया परछाई वाली मुट्ठी को तोड़ने वाला मैं ही हूं। हल्की सी चीख के साथ वंश ने उन छायादार पंचों को इग्नोर किया और उल्टा नील की छाती की तरफ एक सीधा पंच ठोक दिया। वंश का पंच भले सिंपल था, लेकिन उसमें आसमान जमीन की ताकत का अंश समाया लगता था, मानो एक मुक्के में सब कुछ उड़ा दे। धमाका! उस भीषण दबाव ने नील का दिल हिला दिया। उसने फौरन अपनी मुट्ठियां पीछे खींची और बचाव में आ गया, लेकिन वंश की मुट्ठी पहले ही उसकी छाती पर लग चुकी थी। टकराना! भारी प्रहार से नील दर्द में चीख पड़ा और करीब 23-26 फीट दूर जा गिरा। नील के उछलते ही विक्टर का असीम ताकत से भरा पंच वंश के सिर की तरफ बिजली की तरह आ रहा था। वंश को अचानक ठंडी हवा का झोंका सा लगा। इस सिचुएशन में कोई आम इंसान बचने की कोशिश करता, लेकिन वंश ने उल्टा किया। अगर इनकी गिनती बढ़ती गई तो इन्हें हैंडल करना मुश्किल होगा, चलो एक और को निकाल देते हैं। ये सोचते ही वंश ने तेजी से पीछे मुड़कर अपनी सारी शारीरिक ताकत और ऊर्जा समेटी और सीधे विक्टर की मुट्ठी पर ही जोरदार पंच ठोक दिया। धमाका! पहले तो विक्टर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर जैसे ही वंश की मुट्ठी से निकली ताकत ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह एक साथ फूटी, विक्टर पूरा का पूरा सन्न रह गया। टकराना! एक जोरदार धमाका। करीब 6.5 फीट लंबा विक्टर जैसे कोई विशाल रेत की बोरी हो, जमीन से उखड़कर ऊपर उठा और एक लंबे ऊंचे चाप में उछलकर जा गिरा। अगर वंश ने नील को मुक्का मारा होता तो ये समझ आता, क्योंकि दोनों की शारीरिक बनावट लगभग एक जैसी थी। हालांकि ये समझना वाकई मुश्किल था कि वंश एक ही मुक्के में विक्टर को हवा में कैसे उड़ा सकता है, क्योंकि वंश विक्टर से 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा छोटा और काफी पतला था। 5-6 हजार लोगों से ठसाठस भरे पूरे अखाड़े में बैठे दर्शक अविश्वास से देखते रह गए। विक्टर हवा में उछलकर बेढंगे तरीके से नीचे आ गिरा। हैरानी भरी सिसकियों और चीखों से पूरा बॉक्सिंग रिंग फिर गूंज उठा। हे भगवान! क्या ये लड़का कोई राक्षस है? इसने सच में विक्टर श्वेत दानव, जो काले दानव ओजेव के बाद सेकंड नंबर पर आता है, उसे एक ही मुक्के में हवा में उड़ा दिया। हे भगवान! ये गैप तो यकीन से बाहर है। ये तो बिल्कुल अद्भुत है। वहां मौजूद मर्द औरतें इतने एक्साइटेड थे कि जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे। और नील और ओजेव, जो अभी अभी उठे थे और अंदरूनी चोटों से जूझ रहे थे, वो भी सन्न रह गए। उनके सामने जो हो रहा था वो सामान्य समझ के हिसाब से पूरी तरह परे था। वाह, वंश तो कमाल है! दर्शक दीर्घा में बैठा कुंदन मुट्ठी लहराकर जोश में चिल्ला उठा। अजय चौधरी और अर्पित तो शौक में पहले ही बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन विक्टर को उड़ाने के बाद भी वंश रुका नहीं। उसकी आंखों में जानलेवा चमक कौंधी और पलक झपकते ही वो विक्टर के सामने ऐसे आ खड़ा हुआ जैसे टेलीपोर्ट हो गया हो। इस वक्त तक वंश के पन से विक्टर को गंभीर अंदरूनी चोट लग चुकी थी। विक्टर जैसे ही उठने की कोशिश कर रहा था, उसे लगा किसी ने पैर रखकर उसे फिर नीचे दबा दिया। आप विक्टर ने घबराकर वंश को देखा। उसका दिल धक धक करने लगा। उसके सामने खड़ा ये दुबला पतला कमजोर सा दिखने वाला भारतीय ऐसा था जिससे वो किसी भी हाल में जीत नहीं सकता था। वंश ने नीचे झुककर विक्टर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, इस दुनिया को अलविदा कह दे। न, नहीं, मत करो। विक्टर डर से सिर हिलाने लगा, लेकिन वंश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उल्टा विक्टर की छाती पर जोर से पैर पटक दिया। क्लिक! एक मीठी सी साफ आवाज। वंश के पैर के नीचे विक्टर का दिल कुचल गया। वह विक्टर की आंखें एकदम फैल गई। शरीर 2 बार झटका खा गया, फिर उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया और वो वहीं ढेर हो गया। महज कुछ ही मिनटों में अर्नो और विक्टर दोनों की मौत हो चुकी थी। विक्टर को निपटाने के बाद वंश ने पास पड़े ब्लैक बीस्ट ओजेव और नील की तरफ देखा। तुम दोनों में से अगला नंबर किसका है? वंश ने होठों के कोने हल्के से ऊपर किए और उंगली से उन दोनों की तरफ इशारा कर दिया। अहंकारी, दबंग, डोमिनेटिंग, घमंडी। वंश का ये दबंग अंदाज देखकर स्टैंड में बैठे कई मर्दों का खून खौल उठा। एक्साइटमेंट में चेहरे लाल पड़ गए। और जहां तक महिला दर्शकों की बात थी, वो इतनी उत्तेजित थीं कि पूरी तरह भीग गईं। आजकल हैंडसम लड़कों की भरमार वाले जमाने में लोगों को सच में वंश जैसे सख्त और दबंग लड़के पसंद आते हैं। वो उस पर टूट पड़ने को बेताब थी, चाहे चुंबन हो या यौन संबंध, उनके लिए सब स्वीकार्य था। इस वक्त नील के चेहरे पर चिंता और डर साफ था। उसे नहीं पता था वो वंश को हरा भी पाएगा या नहीं। और अहंकारी ब्लैक बीस्ट ओजेव का चेहरा भी गंभीर हो गया था। कुछ ही मिनटों में 2 लोगों को मार देना बताता था कि ऐसी ताकत आम आदमी में नहीं हो सकती। इसीलिए एक पल के लिए ओजेव और नील ने वंश को ध्यान से देखा, पर तुरंत हमला नहीं किया। हे, तुम लोग तो बेहतरीन मुक्केबाज होना, क्या डर गए? वंश ने व्यंग्य किया।
अरे बदमाश, इतना घमंड मत कर, मैं तुझे अभी मार डालूंगा। ओजेव गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने पैर पटके और दौड़ पड़ा मानो तेज रफ्तार ट्रेन वंश की तरफ आ रही हो। जैसे ही वो वंश के पास पहुंचा, ओजेव दहाड़ा, अपनी विशाल मुट्ठी उठाई और पूरी ताकत समेटकर वंश पर ठोकने लगा। वंश ने बस ठंडी मुस्कान दी, अपनी ताकत भी चरम तक खींची और जवाब में अपना पंच निकाल दिया। हे भगवान, क्या ये सच में ओजेव से पंच भिड़ाने वाला है? ओजेव तो विक्टर से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, मैंने सुना है ओजेव के पंच में दसियों हजार पाउंड की ताकत होती है। ऐसा एक पंच पड़ा तो इस हैंडसम लड़के की पूरी बांह चूर चूर हो जाएगी। दर्शक दीर्घा से हैरानी भरी आहें निकलीं। कई लोग वंश को लेकर पॉजिटिव थे, लेकिन जैसे ही सबने देखा कि वंश का मुकाबला ओजेव से होने वाला है, सबके चेहरे पर टेंशन आ गई। आखिरकार उन्होंने ओजेव को अनगिनत बार एक ही पंच में सामने वाले की बांह और सिर चकनाचूर करते देखा था। उन्हें पता था उसके पंच की ताकत कितनी डरावनी है। कुछ डरपोक लड़कियां तो इतना डर गईं कि आंखें बंद कर ली। अगले ही पल धमाका, एक जोरदार धमाका। वंश की मुट्ठी ओजेव की मुट्ठी से ऐसे टकराई जैसे दो छोटे पहाड़ आपस में भिड़ गए हों। दोनों की हिंसक ताकतें एक साथ फूटीं और पल भर में हवा का तेज झोंका उठ गया। क्लिक क्लिक क्लिक, चटकने की आवाजों की एक पूरी सीरीज गूंज उठी। सबने ऊपर देखा तो पाया ठोस संगमरमर के अखाड़े पर दरारें उभर आई थीं, ठीक वंश और ओजेव के पैरों के बीच से। दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैलती चली गईं, जो 3 मीटर से भी ज्यादा लंबी थीं। उस पल जैसे हवा जम गई। स्टैंड में बैठे दर्शक सांस रोके हुए थे, सब आंखें फाड़कर देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था इस मुक्कों की लड़ाई में जीत किसकी होगी। पर उसी क्षण नील ने मौका देखकर पीछे से वंश पर हमला कर दिया। वो शातिर मुस्कान के साथ अपनी पूरी ताकत समेटकर वंश की पीठ पर एक पंच ठोक बैठा। धमाका, एक बेहद भयानक पंच। भाई वंश, हे भगवान, पीछे से वार किया। ये तो कितना घिनौना है। अरे हैंडसम, पीछे देखो। क्योंकि सबका ध्यान ओजेव पर था, किसी ने नील को नोटिस ही नहीं किया। जब तक सब समझे और वंश को चेताया, तब तक नील का पंच उतर चुका था। कुंदन, अजय चौधरी और अर्पित गुस्से से भर गए। वो मदद के लिए दौड़ना चाहते थे, मगर बहुत देर हो चुकी थी। इस वक्त वंश ने भी नील को देख लिया था, लेकिन वो चाहे भी तो बचाव करने में देर हो चुकी थी। टकराना, नील का जोरदार पंच सीधा वंश की पीठ पर लगा। एक भारी धमाका हुआ। झटके से वंश का पूरा शरीर कांप उठा। किस्मत से वंश शारीरिक रूप से बेहद मजबूत था और जिस पल नील ने पंच मारा उसने सारी ऊर्जा पीठ पर समेट ली, इसलिए वो उस प्रहार को झेल गया। फिर भी चोट न लगने के बावजूद उसे हल्का दर्द जरूर हुआ। तू नीच, बेशर्म कमीना, वंश गुस्से से आग हो गया। उसने दहाड़ लगाई और दाहिने हाथ से फिर जोरदार वार किया। ओजेव बूम की आवाज के साथ पीछे की तरफ जा गिरा। फिर वंश बिजली की तरह मुड़ा और दाहिना हाथ बढ़ाकर सीधे नील की कलाई पकड़ ली। आप क्या, नील के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसका दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। उसने पूरी ताकत से वो पंच मारा था, इरादा था एक ही वार में उसे खत्म कर देगा, फिर भी सामने वाले को कुछ हुआ ही नहीं। क्या इसका शरीर लोहे का है? क्या ये राक्षस है? लेकिन वंश ने नील को सोचने का वक्त नहीं दिया। वंश ने भौहें चढ़ाईं और दाहिने हाथ में एक झटके से ताकत भरकर नील को हवा में उछाल दिया। वूश! अभी भी सदमे में डूबा नील हवा में उछल गया। फक फक करना। नील ने ठंडी सांस खींची और अपनी 1000 पाउंड ड्रॉप टेक्निक लगाने ही वाला था कि वंश अचानक प्रकट हुआ और सीधा नील के नीचे पहुंच गया। तुम क्या कर रहे हो? नील घबरा गया। उसे वंश के इरादे समझ नहीं आ रहे थे और वहां मौजूद किसी को भी समझ नहीं आया कि वंश करने क्या जा रहा है। इस वक्त वंश की आंखें बिजली की तरह तेज थीं। वो किसी युद्ध देवता जैसा लग रहा था। उसने अपनी सारी शारीरिक ताकत और अंदरूनी ऊर्जा फिर से समेटी और पैर जमीन पर जोर से पटका। उस लात के दबाव से संगमरमर की पटिया जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गई। पत्थर के टुकड़े उछले और पूरे बॉक्सिंग अखाड़े में एक झटका सा लग गया। फिर जैसे ही नील नीचे गिरा, वंश ने अपना उभरा हुआ दाहिना हाथ ऊपर उठा लिया। एक हिंसक शक्ति फैल गई, मानो वंश के चारों तरफ बवंडर उठ खड़ा हुआ हो। उसी पल नील को वंश का इरादा समझ आ गया। नहीं नहीं नहीं! नील चीख पड़ा और निकलने की कोशिश की, मगर वंश के चारों तरफ घूमती उस तूफानी ताकत ने नील को हवा में ही जकड़ लिया। भाड़ में जा! वंश दहाड़ा, मुट्ठी भींची और हवा में गिर रहे नील को नीचे से ऊपर की तरफ घूंसा मार दिया। एक ऐसा पंच जैसे धरती हिल जाए। टकराना। इस पंच में वंश का असीम गुस्सा भरा था, इसलिए नील उसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। और वैसे भी हवा में वो रोकता कैसे? तो वंश का ये भयानक क्रूर पंच सीधा उसकी छाती में धंस गया। वंश के पंच से नील की पसलियां टूटकर चटक गई।
चक चट की आवाजें गूंजीं और उसका शरीर लुढ़क गया। उसका शरीर जैसे किसी बेसबॉल को पूरी ताकत से मारा गया हो। हूश की आवाज के साथ हवा में 5 या 6 मीटर की ऊंचाई तक एक परवलय में उड़ गया। फिर नील का शरीर सीधा नीचे गिरा और अखाड़े से करीब 65 फीट दूर जमीन पर जोर से जा टकराया। क्लिक, एक तेज चटकने की आवाज सुनाई दी। नील के शरीर के नीचे की जमीन तक चकनाचूर हो गई। नील का शरीर कांपा, उसने खून की कई घूंटें उगल दी। फिर डर और सदमे से उसकी आंखें फटी रह गईं, सिर एक तरफ लुढ़क गया और उसकी जान चली गई। वंश द्वारा एक ही पंच में नील को मार देने के बाद पूरा अखाड़ा फिर से सन्न रह गया। फिर अगले ही पल लोग उत्साह से चीखने लगे। ये तो बहुत मजा आया, एकदम सेटिस्फाइंग। ऐसे नीच और बेशर्म आदमी से निपटने के लिए उसे निर्णायक तरीके से खत्म करना ही चाहिए। शाबाश, हैंडसम। दर्शक दीर्घा में बैठे मर्द औरत जोश में अपनी सीटों से उछल पड़े। कोई मुट्ठियां भींच रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई बेतहाशा इशारे कर रहा था, लेकिन वंश इस शोर से जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने सिर घुमाया और सीधे काले राक्षस ओजेव को घूर लिया। ब्लैकी, हमारे द्वंद्वयुद्ध में एक बेशर्म बदमाश ने दखल दे दिया। अब चल, आगे बढ़ते हैं। ये कहते ही वंश ने कोई हिचक नहीं दिखाई और सीधा ओजेव की तरफ दौड़ पड़ा। इस वक्त वंश को तेजी से आता देख ओजेव पूरी तरह अलर्ट था। वंश की ताकत ने उसे झकझोर दिया था, क्योंकि इतने कम वक्त में वो खुद भी अर्नो, विक्टर और नील को नहीं मार सकता था। मुझे सावधान रहना होगा। ये भारतीय पूरा उस्ताद है। ये अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और इसके पास लड़ाई का अनुभव भी बेहद गहरा है। मुझे इसे सीरियसली लेना होगा। जैसे ही वंश पास आया, ओजेव ने पूरी ताकत झोंक दी। उसने बाजू हिलाए और उसकी मांसपेशियां थरथराने लगी। एक बेहद हिंसक पल बन गया। ओजेव ने अचानक कदम आगे बढ़ाया और पैर जमीन पर जोर से पटका। बूम! फिर उसने चक्की पत्थर जैसी मुट्ठी घुमाई और वंश के सिर पर दे मारी। ओजेव ने उस पंच में जरा भी दया नहीं रखी। एक बार लग जाए तो सिर फट जाना तय था। लेकिन उस चक्की पत्थर जैसी मुट्ठी के सामने वंश में कोई डर नहीं था। चेहरा जरा भी नहीं बदला। जैसे ही ओजेव की मुट्ठी नीचे आई, वंश ने भी पूरी ताकत समेटकर जवाब में एक और पंच ठोक दिया। ये पंच पहले वाले से कमजोर नहीं था, क्योंकि वंश को पता था इन चार धुरंधरों में ओजेव सबसे ताकतवर है। इसे निपटाने के लिए पूरी ताकत लगानी ही होगी। टकराना, जोरदार धमाका। मुक्कों की टक्कर से दोनों कुछ कदम पीछे लड़खड़ाए, लेकिन पहले पंच के बाद ही दोनों फिर काबू में आए और एक दूसरे के करीब घुस गए। और लगभग एक ही समय पर दूसरा पंच, टकराना, एक और भीषण विस्फोट। दूसरे पंच के बाद भी दोनों नहीं रुके। फिर बार बार लगातार टकराना, बैंग 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 बैंग। धमाके इतने तेज थे कि लोगों के कान के पर्दे फटने लगे। सब सांस रोककर देख रहे थे। उन्हें लड़ते देखकर ही शरीर में दर्द होने लगे। ऐसा लग रहा था, क्या इन दोनों की मुट्ठियां लोहे की बनी हैं? क्या इन्हें दर्द होता ही नहीं? एक दर्जन से ज्यादा पंचों के बाद ओजेव को अचानक एहसास हुआ उसके पंच हर बार के साथ कमजोर पड़ते जा रहे हैं। और जो बात उसे और भी ज्यादा दहला रही थी, वो ये थी, वंश के पंच हर बार और भी ज्यादा हिंसक होते जा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? ये तो कॉमन सेंस के उल्टा है ना? आदमी की ताकत तो आमतौर पर धीरे धीरे घटती है, फिर ये बढ़ कैसे रही है? क्योंकि हर पंच में ताकत खर्च होती है ना? ये बच्चा लगभग अमानवीय है। 19 पंचों के बाद दोनों ने फिर मुट्ठियां भींची और 20वां पंच ठोक दिया। टकराना। लेकिन 20वें पंच के ठीक बाद ओजेव के चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए। उसे वंश की मुट्ठी से लगातार शक्ति का बहाव महसूस हुआ। बाह में तेज दर्द उठा और उसका शरीर हवा में उछल गया। वूश! तो इस वक्त दर्शकों ने साफ देखा, 500 पाउंड वजनी ओजेव पीछे की तरफ उड़ गया। ये नज़ारा देखकर सब सन्न रह गए, मुंह खुले रह गए। ये तो यकीन से बाहर है। ओजेव का विशाल शरीर जमीन पर बुरी तरह गिरने से पहले 5 मीटर से ज्यादा दूर तक हवा में उड़ता चला गया। ओजेव कराह उठा। उस जोरदार गिरने के बाद उसे अपनी मांसपेशियों और हड्डियों तक में दर्द महसूस हो रहा था। हालांकि ये दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए वो हाथों का सहारा लेकर उठने लगा और वंश पर फिर हमला करने की कोशिश करने लगा। लेकिन पलक झपकते ही वंश बिजली की तरह उसकी तरफ दौड़ा और घूमकर सीधे उसके पीछे पहुंच गया। फिर वंश ने दोनों हाथों से ओजेव की मोटी कमर पकड़ ली, उसके शरीर को अचानक पीछे की तरफ झुका दिया और पूरी ताकत लगा दी। उठना! वंश की तेज चीख के साथ सबके सामने एक बेहद अजीब नज़ारा हो गया। एक छोटे पहाड़ जैसा ओजेव सच में वंश ने उठा लिया था, जबकि वंश का कद करीब 6 फीट के आसपास था। फिर वंश ने मानो अपने से कई गुना बड़ा पत्थर उठाकर पीछे की तरफ फेंक दिया हो। धमाका! जोरदार धमाका!
वंश ने उस विशालकाय ओजेव को फिर से जमीन पर पटक दिया। ओह! इस बार भारी गिरावट से ओजेव दर्द में चीख पड़े। उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां टूटकर बिखर गई हों। फुफकार। हॉल में मौजूद सब लोग हैरानी से हाँफ उठे। हे भगवान, उस दैत्य ओजेव को उठाकर पटकने में कितनी ताकत लगती होगी। और जो बात सबको और ज्यादा चौंका रही थी, वंश तो इतना पतला दिखता है, फिर उसमें इतनी भयानक ताकत समा कैसे सकती है? क्या ये इंसान भी है? सिर्फ दर्शक ही नहीं, कुंदन भी हक्का बक्का रह गया। कुंदन अपनी जन्मजात अलौकिक ताकत के लिए जाना जाता था, लेकिन आज उसे लग रहा था वंश की ताकत उसकी अपनी ताकत से कई गुना ज्यादा है। इसी पल ओजेव ने गहरी सांसें ली और उठकर बदला लेने को तैयार हुआ। लेकिन वंश ने कमजोरी का फायदा उठाओ वाला नियम पकड़ा और सीधे आगे बढ़कर कुंदन की पिछली हरकतों की नकल करते हुए ओजेव पर सवार हो गया। फिर इससे पहले कि ओजेव रिएक्ट कर पाता, वंश ने बिजली की तरह पंच बरसाने शुरू कर दिए, लगातार ओजेव के चेहरे और छाती पर। बैंग 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 बैंग। वसंत ऋतु की गरज जैसी कई आवाजें एक साथ गूंज उठीं। वंश के पंच इतने तेज थे कि ओजेव रोक ही नहीं पाया, वो पूरा का पूरा सुन्न पड़ गया। मरना। आखिरी शब्द बोलते ही वंश ने हथेली उठाई, पूरी ताकत समेटी और ओजेव के माथे पर जोर से दे मारी। बूम! एक भारी सी धमक। ओजेव के सिर से खून बहने लगा, उसकी खोपड़ी फट गई। डर और गुस्से से आंखें फाड़े उसने आखिरी सांस ले ली। फू! ओजेव को मारने के बाद वंश खड़ा हुआ और गहरी सांस छोड़ दी। अब मैदान के बीचों बीच सिर्फ वंश खड़ा था। तेज रोशनी उसके दुबले शरीर पर पड़ रही थी। बाकी सब गिर चुके थे और वो अकेला खड़ा था। वो एक घमंडी तन्हा राजा जैसा था। पूरा हॉल फिर जयकारों से फट पड़ा। चीख पुकार इतनी तेज थी कि कान बहरे होने लगे, और इस खूनी नज़ारे को देखकर भी किसी को घिन नहीं आई। यहां तक कि ऊंचे पदों वाले लीडर और सीईओ तक अपनी इमेज भूलकर चिल्लाने लगे। उन्होंने पहले कभी इतनी शानदार प्रतियोगिता नहीं देखी। ये सिर्फ रोमांचक नहीं था, अविश्वसनीय भी था। अभी थोड़ी देर पहले फोर धुरंधर वंश पर टूटने वाले थे, लेकिन अब उन फोरों को वंश ने अकेले ही खत्म कर दिया था। निर्णायक, निर्दयी, इतना पावरफुल कि सबके दिल में डर बैठ गया। उसके कानों में जयकार गूंज रही थी, पर वंश ने ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें पूरे अखाड़े में घूमी और अंत में दूसरी मंजिल के एक प्राइवेट बॉक्स पर टिक गईं। और उस प्राइवेट बॉक्स में अद्वैत भंडारी बैठा था। इस वक्त बॉक्स में बैठा अद्वैत भंडारी वंश की नजरें अपनी तरफ आते देखकर इतना डर गया कि पूरा कांप उठा, रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वंश की एक नज़र भर से उसका दिल कांपने लगा। उसे लगा उसे किसी आदमी ने नहीं, किसी राक्षस ने निशाना बनाया है। एजी, मुझे लग रहा है ये आदमी जाना पहचाना है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा ये कौन है। अद्वैत भंडारी कांपते हुए बोला। भाई अद्वैत, वो आयरन ब्लड अलायंस के पीछे का मास्टरमाइंड लगता है, वंश। एजी नाम का वो आदमी भी कांप उठा। क्या वो वंश है? वही महान युद्ध देवता जो हर जगह छाया हुआ है? वंश। ये सुनते ही अद्वैत भंडारी का चेहरा बदल गया, रंग पीला पड़ गया। जी हाँ भाई अद्वैत, वो वंश ही है। उस आदमी ने सिर हिलाया। अद्वैत भंडारी कांपते हुए तुरंत बोला, चलो निकलो अभी, हम यहां और नहीं रुक सकते। हाँ भाई अद्वैत, हम क्यों भाग रहे हैं? उस आदमी ने हैरानी से पूछा। तान्या भंडारी ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम्हें समझ नहीं आता, वंश आज रात बुरे इरादे से यहां आया है। उसने हमारे मुक्केबाज मार दिए, वो तो बस एक हिस्सा है, उसका असली निशाना तो मैं था। क्या? वो आदमी चौंक गया। क्या वंश तुम्हें जान से मारना चाहता है? बकवास, वरना वो बिना वजह हमारे बॉक्सिंग रिंग में क्यों आता? अद्वैत भंडारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुट्ठी भींची, और मुझे अभी अभी एक कॉल भी आई थी। आज रात ललित हुडा, रेयांश कपूर और विराज जोशी की मौत वंश और उन 3 लड़कों के हाथों हुई। तो मुझे लगता है वंश और उसके गिरोह का अगला टारगेट अब मैं हूं। वो आदमी मुश्किल से बोल पाया, अब भी अविश्वास में, ये कैसे हो सकता है? मास्टर आयुष और बाकी सभी बॉडीगार्ड से घिरे थे। वंश और उसके साथियों ने उन्हें इतनी आसानी से कैसे मार दिया? अद्वैत भंडारी ने ताना मारकर कहा, क्या तुम्हें लगता है वो बॉडीगार्ड्स वंश और बाकी 3 को रोक सकते हैं? क्या तुमने नहीं देखा? रिंग में हमारे जितने भी 8 मुक्केबाज थे, वो सब उन 4 के हाथों मारे गए। ठीक है, चलो जितनी जल्दी हो सके निकलते हैं। मैं बेवजह मरना नहीं चाहता। ये कहकर अद्वैत भंडारी झट से उठा, मुड़ा और प्राइवेट बॉक्स से बाहर निकल गया। वो आदमी भी तुरंत उसके पीछे पीछे चला गया। इधर मंच पर खड़ा वंश स्वाभाविक तौर पर देख रहा था कि अद्वैत भंडारी उठकर भाग रहा है। जैसे ही वंश को एहसास हुआ कि अद्वैत भंडारी सच में भागने की कोशिश करेगा, उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं।
फिर वो मत से कूदकर बोला, कुंदन, अजय चौधरी, अर्पित, चलो चलो। अजय चौधरी चौंक गया। भाई वंश, हम क्यों जा रहे हैं? क्या हम अद्वैत भंडारी को मारने नहीं जा रहे? वंश ने दूसरी मंजिल के प्राइवेट बॉक्स की तरफ इशारा किया। मैंने अभी अभी अद्वैत भंडारी को उसी बॉक्स में देखा, वो पूरा टाइम हम पर नजर रखे था। लेकिन अब वो वहां से निकल चुका है और भागने की तैयारी में है। इसलिए हमें उसे तुरंत रोकना होगा, नहीं तो अगर वो सच में भाग निकला तो फिर उसे मारने में बहुत देर हो जाएगी। हाँ वंश, अजय चौधरी और बाकी दोनों ने सिर हिलाया और वंश के पीछे पीछे बॉक्सिंग रिंग से बाहर निकल गए। रिंग से बाहर निकलते ही वंश और उसके 3 साथी तुरंत लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पर गए और फिर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही वंश और उसके 3 साथी एंट्रेंस पर पहुंचे, उन्होंने देखा अद्वैत भंडारी काले कपड़े पहने 7 आदमियों के बीच लिफ्ट से निकलकर एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर की तरफ बढ़ रहा था। ठीक उसी वक्त अद्वैत भंडारी का ग्रुप वंश के ग्रुप से टकरा गया। वंश दरवाजे पर वंश और उसके 3 साथियों को खड़ा देखकर अद्वैत भंडारी के चेहरे के भाव बदल गए। मास्टर अद्वैत, आप कहाँ जा रहे हैं? वंश ने मुस्कुराकर अद्वैत भंडारी की तरफ देखा। अद्वैत भंडारी ने खुद को संभाला, भौहें चढ़ाकर बोला, बॉस वंश, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप मेरे बॉक्सिंग रिंग में लोगों को मारने क्यों आए? वंश मुस्कुराया और बोला, हाँ सही, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे बॉस से शिकायत है। तो जब तुम्हारा बॉस छिपा बैठा है, चेहरा नहीं दिखा रहा, तो मेरे पास तुम्हें ढूंढने के अलावा क्या ऑप्शन है? हे, किसने कहा था तुम यशवंत के कुत्ते बनो? वंश, अपनी किस्मत ज्यादा मत आजमा। वंश की बात सुनकर अद्वैत भंडारी गुस्से से कांप उठा। वंश ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, मैं तो बस तुझे तंग कर रहा हूं, अब तू कर भी क्या लेगा? अद्वैत भंडारी ने वंश को घूरा, फिर हाथ हिलाकर चिल्लाया, अटैक करो, इन्हें मार डालो। आदेश मिलते ही काले कपड़े पहने 5 आदमी वंश और उसके 2 साथियों की तरफ दौड़े, जबकि काले कपड़े पहने बाकी 2 आदमी अद्वैत भंडारी को कवर कर रहे थे ताकि वो कभी भी भाग सके। उन 5 आदमियों को आते देख कुंदन और उसके 2 साथी तुरंत आगे बढ़े और भिड़ गए। इसी वक्त एंटरटेनमेंट सेंटर के अंदर बैठे ग्राहक वंश के ग्रुप को लड़ते देख डर से चीख पड़े और भागते हुए तुरंत बाहर निकल गए। पलक झपकते ही पूरी फर्स्ट फ्लोर लॉबी खाली हो गई। इसी बीच जब कुंदन और उसके 2 साथी इन काले कपड़े वालों से लड़ रहे थे, वंश ने महसूस किया ये लोग सच में प्राचीन मार्ट के अभ्यासी हैं और इनकी ताकत अधिग्रहित क्षेत्र के शुरुआती और मिड स्टेज के बीच की है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि भागते वक्त अद्वैत भंडारी सिर्फ 7 लोगों को साथ लाया, ये 7 कोई मामूली नहीं थे। इसी पल काले कपड़े पहने 3 लोगों ने कुंदन और उसके 2 साथियों को रोक लिया, जबकि बाकी 2 सीधे वंश पर टूट पड़े। दोनों ने बेहद तालमेल से काम किया और वंश का रास्ता लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया। मारो, काले कपड़े वालों में से एक चिल्लाया, फिर आगे बढ़कर मुट्ठी घुमाई और वंश पर जोरदार पंच ठोक दिया। हट यहां से! वंश ने लंबी दहाड़ मारी और जवाब में एक जोरदार पंच मार दिया। टकराना! दोनों मुक्के आपस में भिड़ गए। एक चीख के साथ ही काले कपड़े वाला आदमी पीछे उड़कर दीवार से जा टकराया। ताकत का अंतर इतना बड़ा था कि वो मुंह से खून उगलते हुए नीचे गिर गया और उठ नहीं पाया। और तू? वंश ने जानलेवा आभा बिखेरी और दूसरे काले कपड़े वाले की तरफ पलटा। उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना झिझक वंश पर घूंसा फेंक दिया। तुझे लगता है अपनी मामूली ताकत से तू मुझे रोक लेगा? वंश ने व्यंग्य किया और उतनी ही आसानी से सीधा पंच ठोक दिया। एक धीमी सी आवाज हुई, काले कपड़े वाला पीछे धकेल दिया गया और वंश अपनी जगह टस से मस नहीं हुआ। उस आदमी की आंखों में खौफ चमका, लेकिन उसने दांत पीसकर फिर हमला किया। मर! वंश ने ठंडी चीख मारी, बायां पैर जमीन पर पटका और दाहिने पैर से घूमती हुई लात मारी जो उसके सिर पर युद्ध कुल्हाड़ी की तरह पड़ी। स्नैप! एक तीखी चटने की आवाज गूंज उठी। वंश ने उसे लात मारकर दूर उड़ा दिया। खोपड़ी फट गई, खून बहा और वो जमीन पर गिरते ही मर गया। वंश द्वारा उन दोनों को तुरंत निपटाते देख अद्वैत भंडारी की रक्षा करे काले कपड़े वाले दोनों आदमी सन्न रह गए। भाई अद्वैत, इस लड़के से निपटना मुश्किल है, चलो निकलते हैं। काले कपड़ों में से एक आदमी जल्दी से बोला। ठीक है, ठीक, चलो। तान्या भंडारी भी दंग रह गई। उसने वंश के बारे में सुना तो था, लेकिन उसे कभी इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। पर आज अपनी आंखों से देखकर उसे समझ आ गया ये बच्चा सिर्फ ताकतवर नहीं, लगभग अलौकिक है। इसी वक्त अद्वैत भंडारी की सुरक्षा में खड़े वो दोनों आदमी दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन वंश ने उन्हें रोक दिया।
वंश ने बेरुखी से मुस्कुराकर कहा, मास्टर अद्वैत, भागने की कोशिश मत करो। मैं यहां हूं तो क्या तुम्हें लगता है तुम बच निकलोगे? इस बेबस हालत में अद्वैत भंडारी और भड़क उठा। उसने उग्र स्वर में कहा, अजीत, गौरव, उससे लड़ो। काले कपड़े वाले दोनों ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वंश पर झपट पड़े। धमाका। दोनों ने साथ में 2 पंच ठोके, सीधा वंश के दिल और गले पर, दोनों ही जानलेवा पॉइंट्स। हालांकि ये दोनों सातों में सबसे मजबूत थे और इनकी साधना अधिग्रहित क्षेत्र के मिड लेवल पर थी, फिर भी वंश के फुल पावर के सामने टिक नहीं पाए। वंश ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत समेटी, थोड़ी सी वास्तविक ऊर्जा भी लगाई और शरीर घुमाकर दोनों के पंच बचा गया। फिर एक साथ दोनों मुक्कों से उनकी छाती पर वार कर दिया। बैंग बैंग। दोनों पीछे उड़ते हुए डांस मशीन पर जा गिरे, छाती अंदर धंस गई और मौके पर ही मर गए। महज कुछ ही सेकंड में वंश ने 2 और को पल भर में खत्म कर दिया। उधर वंश के उन्हें निपटाते ही कुंदन और उसके 2 साथियों ने बाकी 3 काले कपड़े वालों का भी काम तमाम कर दिया। अब पूरे एंटरटेनमेंट सेंटर की लॉबी में सिर्फ अद्वैत भंडारी बचा था। सातों लाशों को खून के तालाब में पड़ा देखकर अद्वैत भंडारी इतना डर गया कि कांपने लगा, माथे पर ठंडा पसीना उतर आया। उसने कांपते दिल से वंश की तरफ देखा और किसी तरह बोला, वंश, जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही हर चीज दे दूंगा। तुम्हें पैसे चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा है। मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे दूंगा। नहीं, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। वंश ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। तो फिर तुम क्या चाहते हो? अद्वैत भंडारी कांपते हुए पूछ बैठा। मैं तेरी जान चाहता हूं, वंश ने शांत स्वर में जवाब दिया। वंश की बात सुनते ही अद्वैत भंडारी की आंखों में डर की चमक फट पड़ी। उसने तुरंत जेब से बंदूक निकाली, वंश पर तान दी और दहाड़ते हुए बोला, वंश, तूने मुझे मजबूर किया है। मानो या न मानो, मैं तुझे अभी गोली मार दूंगा। मुझे इस पर यकीन नहीं है, वंश हंसते हुए बोला। अगर तुम में इतनी काबिलियत है तो बंदूक चलाकर दिखाओ। अद्वैत भंडारी ने ताना मारा, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम भगवान हो? तुम बस लड़ने में माहिर हो। तो क्या हुआ अगर तुम स्किल्ड हो? अभी बस एक ट्रिगर दबाऊंगा और तुम्हारी जान चली जाएगी। सच में? तो फिर तुमने गोली चलाई क्यों नहीं? वंश ने व्यंग्य वाली मुस्कान दी, एक कदम आगे बढ़ा और बोला, असल बात यह है कि तुम भी मुझे एक ही वार में मारने की गारंटी नहीं दे सकते हैं ना। खुद को हॉल मास्टर कहते हो और इतनी हिम्मत भी नहीं। भाड़ में जाओ, अभी दिखाता हूं मैं किस चीज से बना हूं। एक जोरदार चीख के साथ अद्वैत भंडारी ने गोली चला दी। टकराना। गोलियों की आवाज गूंज उठी। चिंगारियों सी नारंगी पीली गोली वंश की तरफ तेजी से बढ़ी। अद्वैत भंडारी को लगा ये गोली वंश को वहीं ढेर कर देगी, लेकिन अगले ही पल वो पूरा का पूरा सन्न रह गया। जिस नज़ारे की उसने कल्पना की थी वो हुआ ही नहीं। वंश खून के तालाब में नहीं पड़ा था, बल्कि उससे करीब 10 फीट दूर जिंदा खड़ा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम ये कैसे कर सकते हो? अद्वैत भंडारी खाली निगाहों से वंश को देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी नज़दीक होने के बावजूद वंश को गोली लगी क्यों नहीं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? ये नामुमकिन है। मैं वंश से सिर्फ करीब 10 फीट दूर हूं। आप जानना चाहते हैं कि मुझे गोली क्यों नहीं लगी, है ना? वंश ने हल्की मुस्कान दी, फिर अपना दाहिना हाथ उठा दिया। उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के बीच वही नारंगी पीली गोली फंसी हुई थी। तेज रोशनी में गोली की ठंडी चमक ने अद्वैत भंडारी की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसके गाल से सोयाबीन कितना पसीना फिसल गया। अद्वैत भंडारी बस निश्चल होकर वंश को देख रहा था, जो सामने बड़े आराम से पुसवाम से मुस्कुरा रहा था। उसकी सांस अटक सी गई, जैसे दिल धड़कना ही भूल गया हो। उसे लगा वो सपना देख रहा है। सामने खड़े आदमी ने सच में नंगे हाथों से गोली पकड़ ली। क्या मजाक कर रहे हो? वंश ने उसके जड़ हो चुके चेहरे को देखा, मुस्कुराया और बोला, मास्टर अद्वैत, एक बात बताना भूल गया था, गोलियां सिर्फ कमजोरों पर असर करती हैं। अफसोस, आपने गलत निशाना चुन लिया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वंश ने अपने हाथ वाली गोली अद्वैत भंडारी की तरफ उछाल दी। फिर वंश मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया और कुंदन व बाकी दोनों भी उसके पीछे पीछे निकल गए। जैसे ही वंश और बाकी 3 दरवाजे तक पहुंचे, उनके पीछे से एक दबी हुई आवाज आई। अद्वैत भंडारी पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा, आंखें फटी की फटी और भौहों के बीच खून से सना एक छेद। मरते दम तक अद्वैत भंडारी ये नहीं समझ पाया कि वंश ने नंगे हाथों से गोली पकड़ी कैसे। वंश और उसके 3 साथी बाहर निकलकर एक कार में बैठे और एंटरटेनमेंट सेंटर से निकल गए। उत्तरी जिले से बाहर निकलते हुए
वंश ने सिगरेट जलाई और लेईहू को कॉल करने के लिए फोन निकाल लिया। कॉल तुरंत उठ गया। लेईहू, वहां सब कैसा चल रहा है? वंश ने धुएं का छल्ला छोड़ते हुए पूछा। हाँ भाई वंश, उपाध्यक्ष आदित्य और मैंने मिशन पूरा कर लिया। हमने नाग क्लब की उन चारों शाखाओं के इलाके तहस नहस कर दिए। फोन के दूसरी तरफ से लेईहू की दिल खोलकर हंसती आवाज आई। हे अच्छा है। वंश ने मुस्कुराकर पूछा, वैसे लेईहू तुम ठीक तो हो? भाई वंश, हम एकदम ठीक हैं। नाग क्लब के वो लोग तो इतने अविश्वसनीय निकले कि उनके पहुंचने से पहले ही हमने सब साफ कर दिया था, इसलिए बिना किसी घेराबंदी वगैरह में फंसे हम निकल भी गए। लेईहू ने हंसकर जवाब दिया, अच्छा हुआ सब ठीक हैं। वंश ने सिर हिलाया, आंखों में हल्की चमक आई, फिर बोला, लेईहू आज रात भाइयों तक मेरा ये मैसेज पहुंचा देना। हमने कहा है अगर यशवंत बाहर नहीं आता तो हमारा आयरन ब्लड अलायंस उसके इलाके में तोड़फोड़ जारी रखेगा। भाई वंश, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? सीधी बात, यशवंत को बाहर निकालने के लिए। अगर उसे पता चला कि हमने उसका अड्डा उलट पलट दिया और उसके आदमी भी मारे तो वो जरूर गुस्से से आग बबूला होगा, और जैसे ही वो निकलेगा हमारा मकसद पूरा। ठीक है वंश, समझ गया। आज रात ही मैं भाइयों से कहकर ये बात फैला दूंगा। ठीक है पक्का। इतना कहकर वंश ने कॉल काट दी। भाई वंश, क्या आज रात मारने के लिए कोई और टारगेट बचा है? कुंदन ने पूछा। बस इतना ही। वंश ने सिर हिलाया। अब मैं तुम लोगों को वापस छोड़ देता हूं। अच्छा। कुंदन और बाकी दोनों ने एक साथ जवाब दिया। इसके बाद वंश कुंदन और बाकी दोनों को घर छोड़कर सीधे मेपल लीफ विला नंबर 6 की तरफ निकल पड़ा। जब वंश घर पहुंचा तो रात के 11:30 बज चुके थे, मगर उसे हैरानी हुई कि विला की फर्स्ट फ्लोर वाली लॉबी में अब भी लाइट जल रही थी। पहले जब वो देर से आता था तो बस उसके कमरे की लाइट जलती थी। आज लिविंग रूम की लाइट क्यों जल रही है? कंफ्यूज होकर वंश ने कार आंगन में खड़ी की, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने देखा कार्टून वाले पायजामे में रूही सोफे पर आराम से बैठी टीवी देख रही थी। उसी पल रूही ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और पलट कर देखा। वंश, तुम वापस आ गए। वंश को देखते ही रूही के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान खिल गई। रूही, इतनी रात हो गई है, तुम ऊपर जाकर सो क्यों नहीं रही? वंश ने हैरानी से पूछा। आखिरकार पहले इस वक्त तक तो वो लड़की जल्दी सो चुकी होती। मैं अपनी बहन के वापस आने का इंतजार कर रही हूं, रूही ने कहा। अपनी बहन के वापस आने का? वंश चौंक गया। क्या तुम्हारी बहन आज दोपहर वापस नहीं आई थी? क्या वो फिर बाहर चली गई? हाँ, रूही ने कंधे उचका दिए। वंश, आप थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गए थे। मेरी बहन ने कहा उसे कुछ काम है, उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। वंश ने भौहें चढ़ाकर पूछा। रूही, तुम्हारी बहन कब से बाहर है? रूही ने समय देखा और बोली, लगभग 2.5 घंटे हो गए हैं। वंश के चेहरे के भाव हल्के से बदल गए और उसके दिल में अचानक एक बुरा सा एहसास उठ गया। रिया आमतौर पर रात में बाहर नहीं जाती, तो आज वो सिर्फ बाहर ही नहीं गई, इतनी देर से लौटी भी नहीं क्यों? रूही, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कहाँ गई? वंश ने जल्दी से पूछा। रूही ने सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता, दीदी ने बताया नहीं। ठीक है, समझ गया। वंश ने सिर हिलाया। रूही, तुम पहले ऊपर जाकर सो जाओ, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने जा रहा हूं। वंश, चलो मैं भी तुम्हारे साथ उसे ढूंढने चलती हूं, रूही ने कहा। वंश मुस्कुराया। कोई जरूरत नहीं, तुम ऊपर जाओ और सो जाओ, नहीं तो तुम्हारी बहन वापस आकर देखेगी कि तुम अभी भी जाग रही हो तो वो तुम्हें फिर डांटेगी। ठीक है। रूही ने सिर हिलाया, टीवी बंद किया और सिर झुकाए ऊपर चली गई। रूही के कमरे में जाते ही वंश ने तुरंत फोन निकाला और रिया को कॉल किया, लेकिन वंश ने लगातार 3 बार कॉल किया, फिर भी किसी ने उठाया नहीं। वंश के अंदर बेचैनी बढ़ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके निकलते ही वो महिला किसी मुसीबत में फंस गई हो। ये सोचते ही वंश बाहर की तरफ भागा, कार में बैठा और विला से निकल गया। विला छोड़कर भी उसे नहीं पता था रिया कहाँ है, इसलिए उसने कंपनी जाकर देखने का फैसला किया। वंश ने कार तेज रफ्तार में दौड़ाई और जल्दी ही कंपनी के गेट पर पहुंच गया। उसने बिल्डिंग की तरफ देखा, पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी थी, एक भी लाइट नहीं थी। मतलब रिया कंपनी में बिल्कुल नहीं थी। अगर वो कंपनी में नहीं है तो कहाँ हो सकती है? वंश की टेंशन और बढ़ गई। उसने रिया को 2 बार और कॉल किया, मगर फिर भी कोई जवाब नहीं। अब उसकी बेचैनी हद पर पहुंच गई थी। नहीं, पहले मुझे जल्दी से रिया को ढूंढना होगा। ये पक्का करना होगा कि वो ठीक है, तभी मैं चैन से बैठ पाऊंगा। थोड़ा सोचने के बाद वंश ने शैडो ग्रुप के लीडर अर्पण खत्री को कॉल किया। कॉल कनेक्ट हो गया। भाई वंश, क्या मैं आपकी किसी काम में मदद कर सकता हूं?
अर्पण खत्री की आवाज आई। अर्पण खत्री, भाइयों से कहो तुरंत पता लगाएं कि रिया इंटरनेशनल की चेयरपर्सन रिया कहाँ है। जैसे ही लोकेशन मिले मुझे तुरंत भेजो, वंश ने जल्दी से कहा। ठीक है वंश। अर्पण खत्री वंश की आवाज में घबराहट पकड़ चुका था, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा हामी भर दी। फोन रखकर वंश ने सिगरेट जलाई। चेहरा चिंता से भरा था। आज सुबह जो हुआ उसकी वजह से वो महिला बहुत गुस्से में थी और पूरे दिन मुझसे बात नहीं की। वंश को डर था कि उसका मूड खराब था और रात में बाहर निकलते समय उसके साथ कुछ बुरा हो गया होगा। अगर ऐसा हुआ तो वंश खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। प्रतीक्षा सबसे मुश्किल होती है। हर एक मिनट बढ़ते ही वंश की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो बार बार मन ही मन दुआ कर रहा था कि उस महिला के साथ कुछ भी गलत न हो। 10 मिनट से ज्यादा इंतजार के बाद वंश अपनी तीसरी सिगरेट खत्म कर चुका था। तभी उसके फोन पर बीप की आवाज हुई। वंश ने फौरन सिगरेट का टुकड़ा फेंका, फोन उठाया और अर्पण खत्री का भेजा टेक्स्ट मैसेज खोला। मैसेज में एक पता था, आइसलैंड बार। वंश ने देखा कि वो महिला एक बार में गई है तो उसने कड़वाहट से सिर हिला दिया। लगता है मेरा अंदाजा सही था। आज उसका मूड बहुत खराब था, इसलिए वो शराब पीने बार चली गई। क्या वो शराब में अपना गम डुबोना चाह रही है? वंश ने धीमे से आप भरी, फोन एक तरफ रखा, कार स्टार्ट की और आइसलैंड बार की तरफ तेजी से निकल पड़ा। आइसलैंड बार पहुंचने से पहले हम करीब 10 मिनट तक तेज गाड़ी चलाते रहे। कार पार्क करके वंश सीधे अंदर चला गया। थोड़ी तलाश के बाद उसे दिखा रिया बार के एक कोने में अकेली बैठी थी। टेबल पर विस्की की 3 बोतलें रखी थीं। साफ था कि आज रात उसने काफी पी रखी थी। और वंश को इससे भी ज्यादा गुस्सा ये देखकर आया कि सूट पहने, थोड़ा मोटा सा, सोने के फ्रेम वाला चश्मा लगाए एक घटिया आदमी रिया के साथ बदतमीजी कर रहा था। पास आते ही वंश का चेहरा बिल्कुल भावहीन हो गया। सुंदर मैडम, क्या आप अकेली हैं? क्या मैं आपके साथ एक ड्रिंक ले सकता हूं? वो आदमी रिया के चेहरे को घूरते हुए बोला। नहीं, रिया ने भौहें चढ़ाकर ठंडे स्वर में जवाब दिया। हे, इतनी रूखी मत बनो, रात लंबी है, हम दोनों अकेले हैं, क्यों ना साथ में ड्रिंक लेकर बैठें, अच्छी बातें करें। वो आदमी गंदी सी मुस्कान के साथ बोला। मैंने कहा ना, नहीं, क्या तुम बहरे हो? रिया की आंखों में घृणा झलक गई। उसने उसे भगाने के लिए हाथ हिला दिया। वो आदमी रिया के फिगर को घूरते हुए होंठ चाट रहा था और उसके बगल में बैठने ही वाला था कि तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, यहां से हट जा, वरना मेरा कंट्रोल टूट जाएगा। आवाज सुनकर वो आदमी मुड़ा, वंश को नापसंदगी से देखा और बोला, तुम कौन हो? इस खूबसूरत लड़की को मैंने पहले देखा है। तो मुझे क्यों? वंश ने जवाब नहीं दिया, बस हाथ बढ़ाकर उस आदमी का कंधा पकड़ और उंगलियों से हल्का सा दबाव देकर कंधे के जोड़ पर चुटकी सा काट दिया। फुफकार, वो आदमी हाँफ उठा, तेज दर्द से लड़खड़ाकर कई कदम पीछे चला गया। जाएगा या नहीं जाएगा? वंश की आंखों में खतरनाक चमक थी, जिसमें साफ साफ मार दूंगा वाला इशारा था। वो आदमी पलटकर कुछ करने ही वाला था, मगर जैसे ही उसकी नजर वंश की नजरों से मिली, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, दिल तेज धड़कने लगा। उसे अजीब सा फील हुआ, अगर वो नहीं हटा तो ये युवक सच में उसे मार सकता है। ख्याल चाहे जितना भी बेतुका लगे, पर वो रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने गहरी सांस ली और बड़बड़ाया, ठीक है, मैं जाता हूं। मैं ताकतवर हूं या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? इतना कहकर वो जल्दी से निकल गया। वो आदमी हटते ही वंश ने रिया के लाल, नशे में डूबे चेहरे को देखते हुए भौहें चढ़ाईं और बोला, रिया, तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? रिया ने सिर उठाया, वंश को एक नजर देखा, फिर नजरें फेर ली, गिलास उठाया और वंश को इग्नोर करके पीने लगी। वंश ने उदास चेहरे से टेबल पर रखा रिया का फोन उठाया। उसमें 4-5 मिस्ड कॉल थे, सब उसी के थे। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थीं? वंश की आवाज भारी हो गई। उसने तीखी, अधिकार वाली निगाहों से उसे देखा। रिया पहले से आधी नशे में थी, फिर भी उसे महसूस हुआ कि ये आदमी इस वक्त अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है और इसके अंदर से ऐसी आभा निकल रही है कि उसका दिल दबसा गया। जो आदमी हमेशा चंचल और सौम्य रहता है, वो अचानक इतना गंभीर हो जाए तो असहज तो लगेगा ही। रिया ने नाखुशी से मुंह दूसरी तरफ किया, नाक सिकोड़ी और बोली, अगर मैं जवाब नहीं देना चाहती तो क्या मुझे वजह बतानी जरूरी है? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित था। वंश की आवाज अचानक ऊंची हो गई। चिंतित हो? हे रिया हंस पड़ी, ये बातें अपनी औरतों के लिए बचाकर रखो। मेरे बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं। रिया की बात सुनकर वंश के पास काटने को जवाब नहीं बचा। वो जानता था वो उसे चिढ़ाने के लिए ही ऐसा बोल रही है।
रिया ने उसकी खामोशी को इग्नोर किया, गिलास उठाया और बिना रुके लगातार पीती चली गई। सुनहरी व्हिस्की पानी की तरह उसके गुलाबी होठों से होकर गले में उतरती चली गई। ड्रिंक खत्म करके उसने बोतल उठाई और फिर से डालने लगी, मगर वंश ने झट से बोतल छीन ली और बोला, रिया, अब बस, चलो घर चलते हैं। अब मैं नहीं चाहती। रिया ने ऊपर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें वंश को घूर रही थीं। अगर मैं पीती हूं तो तुम्हें क्या हक है मुझे बताने का कि मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मूड खराब है। मैं पीना चाहती हूं तो क्या हुआ? बोलते बोलते रिया का चेहरा दुखी हो गया, आंखों में आंसू भर आए। वंश सच में औरतों के आंसू से डरता था। उसने धीमी आह भरी हाथ छोड़ दिया और बोला, पी लो, मैं यहीं बैठा हूं तुम्हारे साथ, जो मर्जी। रिया ने तुनकर जवाब दिया और चिढ़ में एक के बाद एक कई गिलास पी गई। धीरे धीरे व्हिस्की की एक और बोतल खाली हो गई। अब रिया की नम आंखें जैसे शरद ऋतु का साफ पानी अजीब सी मनमोहक चमक लिए थीं। औरत का आकर्षण, खासकर बिजनेस सूट में लिपटी हुई औरत का काफी खतरनाक होता है। बार में बैठे कई मर्दों की नजरें उसी पर टिकने लगीं। एक शांत, भीतर ही भीतर रहने वाली औरत कभी कभी ज्यादा आकर्षक होती है, और अगर चेहरा भी असाधारण सुंदर हो तो आकर्षण सीधा जानलेवा हो जाता है। रिया ऐसी औरत थी, जैसे किसी भारी कवच में लिपटा हुआ एक मीठा फल। हालांकि वंश उसके साथ बैठा था, इसलिए कोई आगे बढ़कर बात करने नहीं आया। रिया अब काफी नशे में थी, फिर भी वंश ने उसे जबरदस्ती रोकना ठीक नहीं समझा। उसे पता था औरतों पर प्रेशर बहुत होता है, और कभी कभी भावनाएं निकालने के लिए कोई रास्ता चाहिए होता है, और बार में ये सब आम बात है, क्योंकि हर रात बहुत से शहर के मर्द औरतें मौज करने बार आते हैं। वंश, रिया की आवाज भारी, मीठी और थोड़ी अस्पष्ट थी, फिर भी अजीब सी प्यारी लग रही थी। रिया, क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों पसंद करती हूं? रिया ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर कहा। क्यों? वंश ने पूछा। वंश को रिया पसंद थी क्योंकि वो सौम्य थी, दयालु थी, बेहद सुंदर थी, और उसका फिगर भी आकर्षक था। लेकिन सच में उसे नहीं पता था कि रिया उसे क्यों पसंद करती है। रिया मुस्कुराई, क्योंकि तुम बाकी मर्दों से अलग हो। क्या अलग है? सब एक जैसे नहीं होते। वंश थोड़ा रुककर बोला, अलग क्या है? रिया ने सिर झुकाकर सोचा, फिर बाल खुजाए, मुंह फुलाया और सिर हिलाया। उफ, पता नहीं क्या अलग है। छोड़ो, मैं और नहीं सोचना चाहती वैसे भी। जिसे तुम पसंद करते हो वो मैं नहीं हूं। इतना कहकर रिया ने गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन नशे में हाथ में ताकत नहीं रही। गिलास हाथ से फिसला और नीचे गिर गया। कौंच टूटने की तीखी, कर्कश आवाज। रिया कुछ पल जमीन पर फैली शराब को खाली आंखों से देखती रही, फिर टेबल पर झुक गई। कंधे कांपने लगे और वो रोने लगी। टेबल पर झुकी, बेकाबू होकर रोती हुई रिया को देखकर वंश के दिल में दर्द उठ गया। प्यार करने में बुराई नहीं है, मगर ऐसे इंसान से प्यार कर बैठो जिससे प्यार नहीं होना चाहिए तो दर्द तय है। शायद रिया के दिल में उसे किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार हो गया था जिससे उसे प्यार नहीं करना चाहिए था। वो परेशान थी और वंश भी परेशान था, पर वंश को समझ नहीं आ रहा था कि उसे दिलासा कैसे दे, क्योंकि उसे लगता था वो जितना भी बोले कोई फायदा नहीं। आखिरकार रिया उसे इस हालत में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। औरतें अनन्य प्रेम चाहती हैं, लेकिन वो खुद को वो प्रेम दे नहीं पा रहीं। वंश चुपचाप बैठा रहा जब तक रिया टेबल पर झुकी रोती रही। वो बस इतना कर सकता था कि उसे नुकसान से बचा ले। हाँ, वंश को ये देखकर हैरानी हुई कि रिया जरूरत से ज्यादा रो रही है। उसके बगल वाली टेबल पर लोगों का एक ग्रुप आकर बैठ चुका था, फिर भी रिया रोती ही जा रही थी। किसी ने कहा था औरतें पानी से बनी होती हैं, और ये बात झूठ नहीं लगती। वंश ने समय देखा और बोला, रिया, देर हो रही है, चलो घर चलते हैं। रिया जैसी है, भले ही आज रात बहुत देर तक पी ले, कल फिर भी ऑफिस जाएगी। रिया के साथ रहकर वंश बहुत पहले समझ चुका था कि वो काम के लिए बेहद समर्पित है, इसलिए उसे जल्दी घर ले जाना ही ठीक है। वंश की बात सुनकर रिया ने आखिर सिर उठाया। आंखें लाल और सूजी हुई थीं। वो हैरान करने वाली मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, एक और ड्रिंक, फिर घर। इतना कहकर रिया ने अपने लिए एक और गिलास डाला, पी लिया, बैग उठाया, टेबल का सहारा लेकर खड़ी हुई और बोली, चलो घर चलते हैं। ये सोचकर उसने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन रिया सच में नशे में थी। उसने अकेले व्हिस्की की चारों बोतलें पी रखी थी और पूरी तरह मदहोश थी। वो बस 2 कदम चली थी कि पैर लड़खड़ा गए और वो गिरते गिरते बची। वंश फौरन आगे बढ़ा, उसका हाथ थामा और बोला, रिया, तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है, मैं तुम्हें सहारा देता हूं, मुझे मत छुओ, मैं खुद चल लूंगी। रिया जिद्दी थी। उसने वंश को धक्का देकर हटाने की कोशिश की। रिया,
क्या तुम एक पल के लिए भी इतनी जिद्दी होना बंद कर सकती हो? तुम नशे में हो, तुम खुद नहीं चल पा रही। प्लीज मुझे मदद करने दो। और अगर तुम मुझसे नाराज हो या मुझे देखना नहीं चाहती तो साफ साफ बोल दो। मैं गारंटी देता हूं, मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। तुम चाहो तो मुझे नौकरी से निकाल देना, लेकिन खुद को चोट मत पहुंचाओ। तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल टूट जाता है। वंश की आवाज थोड़ी भारी और कर्कश हो गई थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी, क्योंकि वो उसे इस तरह खुद को तोड़ते देख रहा था। वाह! वंश की बात सुनकर रिया फिर रोने लगी। वो वंश की बाहों में गिर पड़ी, उसकी छाती पर मुट्ठियां मारते हुए बुदबुदाई, तुम बड़े बुरे आदमी हो, एकदम बड़े बुरे आदमी। क्यों क्यों तुम इतने बुरे हो? हाँ, हाँ मैं बुरा आदमी हूं, बहुत बड़ा बुरा आदमी हूं। वंश सिर हिलाता रहा, फिर हड़बड़ाकर बोला, मैंने क्या कर दिया? आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ रिया ने ऊपर देखा। गुलाबी होंठ सिकोड़कर बोली, तुम हर तरह से बुरे हो। तुमने मुझे अपने प्यार में क्यों फंसाया? क्यों? जब तुम्हें कोई और पसंद है और तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो तुमने मुझे परेशान करना शुरू क्यों किया? क्योंकि तुमने मुझे उकसाया है, तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है। वंश ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू और नाक पोंछे और हल्की सी व्यंग्य वाली मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, मेरी प्यारी सीईओ, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं जिम्मेदारी लूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठीक है। ये लगभग लगभग रिया ने हकलाकर जवाब दिया। लेकिन उस हंगामे के बाद रिया ने आखिरकार वंश को धक्का देना बंद कर दिया। रिया वंश के साथ सहारे से बार के बाहर निकल गई। बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा लगी और उसे सिहरन सी हुई। रिया ने अनजाने में अपने कपड़े कस लिए, ये जानते हुए कि उसने अभी शराब पी है और उसे ठंड नहीं लगनी चाहिए। वंश ने फौरन हाथ उसके कंधे पर रखा, उसे कार में बैठाया और कार स्टार्ट करके मेपल लीफ विला नंबर 6 की तरफ चल पड़ा। रिया पूरे रास्ते नशे में थी। सीट पर टिककर कुछ कुछ बुदबुदा रही थी, समझ नहीं आता था क्या कह रही है। लेकिन वंश को दो शब्द सबसे साफ सुनाई दे रहे थे, बुरा आदमी। वंश को कड़वाहट और बेबसी महसूस हुई। लगता है अब से औरतों की नज़र में मैं ही विलेन रहूंगा। कार करीब आधे घंटे चली और रात के 1 बजे मेपल लीफ विला नंबर 6 पहुंच गई। वंश ने कार आंगन में खड़ी की और रिया को देखा। अब उसे उठाकर अंदर ले जाना शायद नामुमकिन है। वंश ने गहरी सांस ली, उसे कार से बाहर निकाला, विला का गेट खोला और अंदर चला गया। उसका शरीर सच में बहुत आकर्षक था, देखने में पतली लेकिन छूने पर भरी भरी। वंश ने उसे बाहों में संभाला, उसके शरीर की लचक और गर्माहट महसूस हुई और अनजाने में उसका मुंह सूख गया। फू! वंश ने गहरी सांस ली और उसे गोद में उठाकर ऊपर ले गया। कमरे में कदम रखते ही हवा में एक हल्की सी ताजगी वाली खुशबू फैल गई। वंश ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया और बेडसाइड वाला लैंप जला दिया। लैंप की रोशनी में उसका चेहरा और भी मुलायम और भी सुंदर लग रहा था। उसकी नम आंखें आधी खुली थी, मदहोशी की हल्की सी झलक के साथ, और एक कोमल मोहक सुंदरता। गुलाबी होठों से शराब की हल्की खुशबू आ रही थी, जो उसकी अपनी खुशबू के साथ मिलकर वंश के सिर पर चढ़ रही थी। वो महिला सच में बेहद खूबसूरत है, जैसे ईश्वर ने फुर्सत से तराशा हो। भौहें, आंखें, नाक, होंठ, सब कुछ बेहद खूबसूरत। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। कुछ मिनट तक उसे देखते रहने के बाद वंश ने आखिर नजरें हटाईं। फिर वंश ने देखा वो हिलडुल नहीं रही। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दे तो उसे आराम नहीं मिलेगा। जब ऐसा है तो चलो इसे अंत तक ठीक कर देते हैं। वंश ने होंठ दबाए, फिर बेड के पास जाकर बैठा और उसके जूते उतारने लगा। जैसे ही उसने पैर को छुआ, उसके पैर कुछ पल अपने आप मुड़े, फिर धीरे धीरे सीधे हो गए। वंश हल्का सा मुस्कुराया और बड़े ध्यान से उसकी ऊंची हील वाली सैंडल उतार दी। उसके पैर खूबसूरत थे, साफ आकृति, लंबे पतले, स्मूथ लाइनें, नरम सी गोरी त्वचा। कुछ पल तक उन पैरों को देख लेने के बाद वंश उठने ही वाला था कि उसकी नजर अनायास ही किसी और चीज पर पड़ गई। काला पल भर में वंश की धड़कन तेज हो गई और भीतर एक आग सी उठ गई। उसने मुश्किल से खुद को संभाला, जल्दी से सिर झटका, फिर कंबल उठाकर रिया को छाती से नीचे तक ढक दिया। लैंप की रोशनी में उसके गुलाबी गाल और भी लाल हो गए थे। वो नशे में थी, मगर उसे भी अंदाजा हो ही गया होगा कि अभी क्या हुआ। वंश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुड़कर जाने लगा। वंश, लेकिन उसी पल पीछे से रिया की मुलायम आवाज आई। वंश ने पलटकर देखा, रिया की आंखें खुली थीं, आंसुओं से भरी हुई। क्या हुआ रिया? वंश पास आया और झुक गया। अचानक रिया ने हाथ बढ़ाकर वंश की गर्दन पकड़ ली।
उसे अपनी तरफ खींचा और वंश के होंठों पर चूम लिया। उस अचानक चुंबन ने वंश का दिमाग सुन्न कर दिया। ये क्या मतलब है? अचानक वो उसे चूम क्यों रही है? उसका चुंबन गहरा और भावुक था और वंश के भीतर बुझी आग फिर भड़क उठी। वंश जवाब देने ही वाला था कि रिया ने अचानक होंठ हटा लिए। फिर वो वंश के कान के पास झुककर फुसफुसाई, वंश, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूं। लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैं इस झटके से उबर नहीं पा रही, इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दे दो, ठीक है? इतना कहकर रिया ने उसका हाथ छोड़ दिया, वापस बिस्तर पर लेट गई और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ऐसी सुंदरता जो साम्राज्य भी गिरा दे। वंश ने बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाया, अब तुम जा सकते हो, मैं सोने जा रही हूं। रिया ने पीठ करके जवाब दिया, ठीक है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कॉल कर देना। वंश उसकी नींद में खलल नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा धीरे से बंद होते ही रिया ने करवट बदली। उसने अपने लाल होंठों को हल्के से छुआ और चेहरे पर मनमोहक मुस्कान आ गई। लेकिन जैसे जैसे वो मुस्कुराती गई, आंखों से आंसू बहते चले गए। दरवाजे के पास खड़ा वंश रिया की बातों को याद कर रहा था और वो समझ गया था, आखिरकार हर महिला नेहा, मोहिनी और आयुषी की तरह खुद को स्वीकार नहीं कर पाती। इसलिए औरतों को थोड़ा वक्त देना चाहिए। अगर वो खुद को जैसी है वैसी स्वीकार कर ले तो साथ रहेंगे। इसके बाद वंश ने सिगरेट जलाई, नीचे आया और अपने कमरे में चला गया। मुंबई शहर के पास कई फेमस बड़े शहर हैं, पुणे उनमें से एक है। रात करीब 1 बजे पुणे शहर के बीचों बीच नियॉन लाइट्स चमक रही थीं, चहल पहल थी, सड़क पर गाड़ियां और लोग आते जाते रहते थे। नाइट सेक्स लवर्स नाम के एक नाइट क्लब में आने जाने वाले ग्राहक या तो मोटे तेलिया चेहरे वाले होते हैं या फिर अमीर आदमी। ये लोग अंदर अकेले जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते वक्त एक या एक से ज्यादा ग्लैमरस औरतों को बाहों में लिए निकलते हैं। इस समय एक आलीशान प्राइवेट रूम में, नौमान भाई, शुजा भाई, मुझे बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए, मैं आप दोनों के नाम एक टोस्ट करता हूं। काली शर्ट पहने, टाई ढीली किए, यशवंत नशे में धुत होकर गिलास उठाए चिल्ला रहा था। उसके आसपास कम कपड़े पहने 3-4 आकर्षक महिलाएं थीं। यशवंत के सामने तिरछे में नौमान खान बैठा था, जिसने काली पाकिस्तानी स्टाइल सलवार कमीज पहन रखी थी, और उसके पास शुजा सिद्दीकी बैठा था, जिसने ग्रे पाकिस्तानी स्टाइल सलवार कमीज पहन रखी थी। इस वक्त दोनों के कपड़े पहले से खुले से थे और चेहरे पर बेशर्म मुस्कान थी, क्योंकि वे अपने आसपास की लड़कियों के साथ बेतकल्लुफ होकर बेहुदा हरकतें कर रहे थे।